सो हॉब्स हॉब्स एक ऐसा थिंकर है जो कि ह्यूमन को बहुत ही नेगेटिव व्यू पॉइंट से देखता है। ह्यूमन का नेचर बहुत नेगेटिव बताता है, इतना नेगेटिव अभी तक किसी ने नहीं बताया जितने भी हमने बात करी है। मैं इवन मैकियावेली भी बोलता है कि ह्यूमन बहुत ईगोइश होते हैं, ब्रूटिश होते हैं। लेकिन हॉब्स एक ऐसे थिंक करते हैं जिन्होंने बहुत ही ब्रूटल तरीके से बिल्कुल सारे नेगेटिव एस्पेक्ट ही देखे हैं इंडिविजुअल के, पॉजिटिव देखे ही नहीं है। ठीक है। सो हॉब्स लिव्ड एट अ टाइम ऑफ द great social crisis in England when the history of divine rights of king was fiercely contested. So हॉब्स किस टाइम के, हॉब्स उस टाइम से बिलोंग करते हैं जब जो इंग्लैंड था उस टाइम, जब इंग्लैंड में राजा हुआ करता था पहले के टाइम पे। तो जब राजा की सत्ता को चैलेंज किया जा रहा था और लोग कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इस्तेमाल करने की और यूज करने की, अप्लाई करने की बात कर रहे थे। सो वो उस टाइम पीरियड में रहा है, तो उसने उस कंटेस्ट को देखा है जबकि वहां पे वॉर्स चल रही थी और लोग चाहते थे कि जो राजा है उसको हटा करके कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाए। तो उसी चीज से वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं सारी सिचुएशन को देखकर, और उस सिचुएशन को देखकर वो कहते हैं कि लोग बहुत गलत कर रहे हैं, लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करना चाहिए, लोगों को मोनार्की को ही कंटिन्यू करना चाहिए। सो ही वाज ए वन वन सेकेंड। सो ही वॉज ए एब्सोल्यूट थ्योरी, ही वॉज ए सपोर्टर ऑफ एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। ठीक है। वो बोलते हैं कि राजा को ही सोवरेनिटी होनी चाहिए और उसके पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए, ना कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। चीफ एक्सपोनेंट ऑफ सोशल थ्योरी, जैसे कि अभी तक मैंने आपको बताया कि हम 3 सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थिंकर्स पढ़ेंगे, हॉब्स, लॉक, रूसो, जिसमें अभी हम फर्स्ट हॉब्स को पढ़ने वाले हैं। लॉक हमने कंप्लीट किया नहीं है ना अभी तक? नो मैम। ठीक है, तो आगे हम लॉक और रूसो को पढ़ेंगे और तीनों ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो थिंकर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बारी क्लास, जब आगे की क्लासेस होगी तो उससे पहले फ्री कंटेंट सेक्शन है ना जो हमारी एप्लीकेशन में, यस मैम, यस मैम। वहां पे पीडीएफ डला हुआ है जिसमें मैंने तीनों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार उसको पढ़कर आ जाना, ओके मैम। क्योंकि जब उसको पढ़ लोगे तो क्लास में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं और तीनों ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि पहले का जो नेचर था, ह्यूमन नेचर, यानी कि उसको वो बोलते हैं नेचर, जो ह्यूमन का जो नेचर था पहले, जिस टाइम पे कोई राजा नहीं होता था, कोई स्टेट नहीं होता था, तो उस कैओटिक सिचुएशन से निकल करके लोग किस तरीके से एक स्टेट बनाते हैं मिलकर और किस तरीके से अपने रूलर को चूज करते हैं, वो ऐसी थ्योरी को बताने वाले लोग होते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि वो बोलते हैं कि जब लोग उस स्थिति से बाहर आना चाहते थे तो उन्होंने आपस में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसको वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है। सो मार्क्स एक्नॉलेज हिम एज अ फादर ऑफ ऑल ऑफ अस। तो हॉब्स की थ्योरीज को देखकर मार्क्स ऐसे बोलते हैं, क्योंकि मार्क्स तो कंटेम्प्रेरी रहे थे, मार्क्स तो इतने पुराने नहीं है, तो इसीलिए कार्ल मार्क्स उनको बोलते हैं कि हॉब्स इज द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस। हॉब्स ने जितने तरीके से चीजों को समझा है और जिस तरीके से अपनी थ्योरी दी है, इसलिए बोलते हैं कि फादर ऑफ ऑल ऑफ अस। ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे इंग्लैंड में वॉर चल रही थी और लोग जो है किंग को हटाना चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाना चाहते थे, बट ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ मोनार्क, तो ही सपोर्टेड द मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की। ठीक है, जहाँ पे लोगों को किसी भी तरीके का क्वेश्चन करने का अधिकार रूलर को नहीं होना चाहिए, यानी कि रूलर को जो है लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसकी सारी बातें आपको माननी पड़ेगी। वर्क्स इंपॉर्टेंट है, वर्क्स डब्ल्यूपीटी में हर थिंकर के इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो दिस वेदिक और ब्रीहिमाइनी, इसमें याद करने का तरीका ये है, जिसमें भी आगे डी 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 इस तरीके से आएगा ना किसी भी बुक में, वो सारी हॉब्स की हैं। ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल पॉलिटिक्स एंड लेवियाथन। लेवियाथन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। लेवियाथन ही वो बुक है जिसमें उन्होंने अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है। ठीक है। और इसी में वो इस रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है सिविल वॉर इन इंग्लैंड। स्टेट ऑफ नेचर एंड ह्यूमन नेचर, तो बोलते हैं कि जिस समय पे जो लोग थे जो स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे, स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कोई स्टेट नहीं होता, कोई रूलर नहीं होते, लोग अपने ही जो भी खाते कमाते हैं अपने लिए करते हैं, बाकी उनको ना तो जो है सोसाइटी को चलाने के लिए कोई लॉ होता है, ना कोई लीडर होता है, लोग अपनी मनमानी करते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी मनमानी करेंगे तो स्टेट की हालत कितनी बुरी हो जाएगी आपको ऑलरेडी पता है, सब अपने बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, तो सब अपने बारे में सोचेंगे तो स्टेट चलेगा कैसे?
तो इसीलिए उस सिचुएशन से निकलने के लिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी देते हैं और बताते हैं कि ह्यूमन नेचर कैसा था उस टाइम पे। सो ह्यूमन नेचर वाज सेल्फिश, इगोइस्टिक, सेल्फ इंटरेस्टेड। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं एक काम कर सकती हूँ, अगर मैं सारी लाइंस को लाइन बाय लाइन ना पढूं और मैं आपको लाइक उसका मीनिंग पहले ही समझाते जाऊं तो आपको चलेगा? हेलो? यस मैम, ठीक है, ऐसे चलेगा। है ना, क्योंकि अगर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी ना तो टाइम बहुत लगेगा सारे थिंकर्स में। यस। तो मैं सारा यस मैम। एसेंस आपको बताते चलती हूँ, लाइन बाय लाइन आप पढ़ लेना। ठीक है। सो यस मैम। ही सेज कि जो ह्यूमन नेचर होता है बहुत ही सेल्फिश होता है, बहुत ही ईगोइस्टिक होता है, जैसे कि मैकियावेली ने भी बोला था। लेकिन वो साथ ही साथ बोलता है कि लाइफ ऑफ मैन वाज अ सोलैरिटी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। वो बोलता है कि स्टेट ऑफ नेचर में क्योंकि लोग इतने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचते थे, तो इसलिए जो ह्यूमन का नेचर था ना उस टाइम पे बहुत ही पुअर था, बहुत नास्टी था और बहुत ही शॉर्ट था। और लाइफ उसकी शॉर्ट थी। लाइफ क्यों शॉर्ट थी? क्योंकि जब अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सब लोग सोचेंगे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कोई एप्पल है, ठीक है, अब मुझे भूख लगी, मुझे वो एप्पल चाहिए, अगर मैं सेल्फ इंटरेस्टेड हूँ तो मैं तो तुम्हें मार दूंगी ना उस एप्पल के लिए। इसलिए बोलता है कि जो लाइफ ऑफ मैन थी वो शॉर्ट थी, क्योंकि कोई भी किसी को किसी समय मार सकता था अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर मेटर इन मोशन टू सेटिस्फाई देयर डिजायर। ही सेज कि ह्यूमन बींग का उस टाइम पे सिर्फ एक ही मोटिव होता था, अपनी डिजायर को सेटिस्फाई करना। ठीक है, अपनी इच्छा को पूरा करना। और इसी बात को वो एक वर्ड से डिनोट करते हैं, फेलिसिटी। इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है। ही सेज क्योंकि जो ह्यूमन नेचर उस टाइम पे था वो सिर्फ अपनी डिजायर को ही फुलफिल करने में लगा रहता था, तो इसी चीज को वो फेलिसिटी बोलते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिजायर इज व्हाट हॉब्स कॉल्ड एज फेलिसिटी। ठीक है। तो जब ह्यूमन को सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात आने लगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात वहाँ पे सिर्फ सेल्फ प्रिजर्वेशन की थी, जब सब लोग ईगोइस्टिक होंगे, सब लोग ब्रिटिश होंगे, तो हर एक लोगों को यही चिंता रहेगी कि अपने आप को मैं दूसरों से कैसे बचाऊं। तो उस टाइम पे लोगों का सिर्फ एक ही मोटिव होता था, सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपने आप को बचाना दूसरों से। तो बोलता है क्योंकि जो है लाइफ इतनी बुरी हो चुकी थी, इतनी नास्टी हो चुकी थी, तो इसीलिए लोगों को उस सिचुएशन से निकलने के लिए, बाहर आने के लिए, उस एनिमल वाली सिचुएशन से निकलने के लिए एक स्टेट बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है। तो क्योंकि झगड़े इतने बढ़ गए थे सोसाइटी में, सो ही एम्फेसिस ऑन द नीड ऑफ एन आर्बिटर। क्योंकि झगड़े इतने बढ़ गए थे तो अब किसी आर्बिटर, यानी आर्बिटर ऐसा होता है जो कि मध्यस्थता करवाता है दो पार्टीज के बीच में, जिसको हम आज की सिचुएशन में, आज की लैंग्वेज में जज भी बोल सकते हैं। ठीक है। यानी कि आर्बिट्रेटर तो कोई भी हो सकता है जो दो लोगों के बीच का झगड़ा सुलझाए। ठीक है। जैसे कि आप अपने किसी दो दोस्तों के बीच में झगड़ा सुलझाते हो तो वो आर्बिटर आप भी होगा उसमें, लेकिन जज वो होता है जिसको अथॉरिटी होती है। ठीक है। सो ही सेज कि क्योंकि जब झगड़े इतने लाइफ में बढ़ गए थे, लोगों की लाइफ पूरी तरीके से हिल चुकी थी, तो ऐसे में आर्बिटर की जरूरत पड़ी, एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ी जो लोगों के मुद्दों को सुलझा सके और डिसीजन ले सके। तो इसीलिए उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो किन लॉज की बात करता है। वो बोलता है कि इंट्रोड्यूस हिज आइडिया ऑफ लॉज ऑफ नेचर विच इनलिस्टेड विद द 19 लॉज। वो बोलता है कि जो आइडिया था उसका स्टेट ऑफ नेचर का, उस टाइम पे 19 लॉज जो थे कंट्री में, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर में काम करते थे। लॉज वो वाले लॉज नहीं कि जैसे कोई जो स्टेट होता है, कोई रूलर होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स बताते हैं कि ये आपको फॉलो करने, जस्ट एक सिंपली एज अ बोलते हैं, सिंपली तरीके से बताता है कि इस तरीके से लोग रहते थे, तो उन चीज़ों को वो 19 लॉज के नाम से बताता है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि कितने लॉज की उसने बात करी है, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन इस पर अभी तक आया नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि इन केस आ जाता है तो इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेन यही है कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते कैसे हैं। ठीक है। अब क्योंकि हर कोई पावर चाहता था तो स्टेट बनाने की जरूरत पड़ी, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है कि लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड। एक ऐसा पर्सन होगा जो कि स्टेट को रूल करेगा और पूरी जनता जो होगी वो रूल्ड कहलाएगी, जो कि शासन को फॉलो करेगी। The only way to erect such a common power as may be able to defend them from the invasion of foreigners and the injuries of another। तो यानी कि उनको एक ऐसा रूलर चाहिए था जो कि सोसाइटी को चला सके, सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट है उनको सुलझा सके, और किसी फॉरेन ने अगर आपके ऊपर इन्वेजन कर दिया, आपके ऊपर अटैक किया है, उससे लोगों को बचा सके। I authorize and give up my right of governing myself to this man or to this assembly।
सो लोग एक इस तरीके की, आप ओथ बोल सकते हो, लोग इस तरीके की ओथ लेंगे कि आज से मैं अपने सारे जो राइट्स हैं इस पर्टिकुलर पर्सन जो कि आपका रूलर है उसको समर्पित करता हूँ, और आज से जो भी लॉज ये बनाएगा सोसाइटी के लिए मैं केवल केवल उन्हीं को फॉलो करूंगा। नो इंडिविजुअल कैन सरेंडर हिज राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। लोगों के पास सिर्फ एक ही राइट था सेल्फ प्रिजर्वेशन का, जो कि उनके पास स्टेट ऑफ नेचर में भी था। वो कहता है क्योंकि आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो आप किसको फॉलो करोगे। तो ही सेज कि अगर जो आपका रूलर है, अगर वो आपकी सेल्फ प्रिजर्वेशन में कोई टांग अड़ा रहा है, अगर वो कोई ऐसा रूल बना देता है जिसमें कि आपके सेल्फ प्रिजर्वेशन है कि अपने आप को बचाने पे ही क्वेश्चन आ जाए, तो आप रूलर को भी अपोज कर सकते हो। अदरवाइज आप उसको किसी भी कंडीशन में जो है अपोज नहीं कर सकते। सिर्फ जो मैन है, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनके पास केवल एक ही अधिकार है, वो है सेल्फ प्रिजर्वेशन का। Hobson's social contract brought a sovereign into existence whose power were undivided, unlimited, inalienable and permanent. वो बोलता है कि जो सोवरन है, सोवरन यानी कि रूलर, जिसको लोगों ने अपने सारे जो अपने अधिकार हैं वो सारे समर्पित कर दिए हैं, तो ऐसे में जो रूलर है वो बहुत पावरफुल हो जाता है। वो बोलता है जो रूलर की जो पावर है वो अनडिवाइडेड होंगी, अनलिमिटेड होंगी, इनएलिएनेबल होगी। इनएलिएनेबल का मतलब होता है जिनको छीना नहीं जा सकता, और परमानेंट होगी। सॉवरन वॉज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे जो है ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि सोवरेन पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा था उसका पार्टी था नहीं। पार्टी का मतलब होता है जो लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। तो लोगों ने आपस में मिलकर ही एक ऐसे पर्सन को चुना है जिसको वो रूलर बनाएंगे, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट वो बन जाएगा जिसने अपने सारे जो राइट्स है उनको समर्पित कर दिया। तो लेकिन सोवरेन तो पावरफुल है, सोवरेन को तो सारे राइट्स मिल गए हैं सारे लोगों के, तो इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट इज इररिवोकेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोलता है कि एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो अब वापस स्टेट ऑफ नेचर में उसे तोड़ करके नहीं जा सकते। अगर आपने सॉवरेन बनाया है तो आपको सॉवरेन को अब फॉलो करना ही पड़ेगा, आपको सिविल सोसाइटी में रहना ही पड़ेगा, आप स्टेट ऑफ नेचर में वापस नहीं जा सकते। अब बात करते हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की, जिसमें कि हमने पावर की ऑलरेडी बात कर ली है कि रूलर के पास क्या क्या पावर आ जाएंगी, अनलिमिटेड होगी, अनडिवाइडेड होगी, वही बात मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है दोबारा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वो साइन बिटवीन मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर मेनली टू एस्केप फ्रॉम अ स्टेट ऑफ वॉर। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश होंगे, इतने ज़्यादा कट्टर होंगे अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेके, तो हमेशा कैसी सिचुएशन बनी रहेगी, वॉर की सिचुएशन, एक दूसरे को मारने की सिचुएशन बनी रहेगी। तो ऐसी ही सिचुएशन से निकलने के लिए लोगों ने आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। जब कॉन्ट्रैक्ट बना, लोग आपस में रहने लगे, तो वो सिविल सोसाइटी कहलाई। सिविल लॉ एंड लॉ ऑफ द नेचर आर वन एज दे आर कमांड ऑफ द गॉड। तो उन लॉ फॉलो करना एक ऐसी बात थी कि जैसे कि आप जो गॉड है, जो भगवान है, उसकी कमांड को फॉलो कर रहे हो, इस तरीके से आपको लॉज को फॉलो करना है, ठीक है। सोवरेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सोवरेन ही सबसे पावरफुल है और वो ही जो है अल्टीमेट सोर्स रहेगा सारी पावर्स का। राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन वॉज द ओनली एब्सोल्यूट राइट, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लोगों को सिर्फ एक ही राइट था, वो था राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, जो कि उनके पास स्टेट ऑफ नेचर में भी था। एंड इवन द सोवरेन कैन नॉट टेक अवे वंस लाइफ। इवन जो सोवरेन है, जो रूलर है, वो भी किसी की जिंदगी नहीं ले सकता। अगर वो किसी की जिंदगी लेता है, किसी को ऐसी कोई पनिशमेंट देता है जिसमें कि वो किसी को मार रहा है, तो केवल ऐसी सिचुएशन में ही लोग उसको कर सकते हैं, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। अब जेंडर के बारे में क्या बोलता है? जेंडर के ऊपर हॉब्स बोलता है, ही डिडंट ग्रांट अथॉरिटी टू बोथ मेन एंड वुमेन एज डिफेंडेड पेट्रियार्की बाय गिविंग फादर एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन विद इन द फैमिली। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि उस टाइम पे जेंडर को लेकर हॉब्स ने क्या बोला। हॉब्स पेट्रियार्की को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि एक रूलर हमेशा मैन ही हो सकता है, वुमेन नहीं हो सकती। वो एग्जाम्पल देता है पेट्रियार्की का कि जिस तरीके से घर में किसी मेल का शासन होता है, कोई मेल पावरफुल होता है, उसी तरीके से राज्य को चलाने के लिए भी एक मेल ही चाहिए। मेल ही एक राज्य को चला सकता है, फीमेल वीक होती है उनके उसके अकॉर्डिंग। Males were having more wisdom and courage than were naturally to fit to rule। वो बोलता है कि जो मेन होते हैं ना, उसमें नेचुरली ही विजडम होती है, नेचुरली ही वो समझदार होता है और करेजियस होता है, लेकिन वुमेन में ना तो विजडम होती है ना करेज होती है। वो बोलता है कि उसको नेचुरली ही ये क्वालिटीज मिली हुई है भगवान से, तो इसीलिए ही इज फिट टू रूल। अभी इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आज हमने दोनों कंप्लीट कर लें। ये फर्स्ट वाला आपको समझा देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। फियर एंड आई वर बॉर्न ट्विंस।
ये इम्पोर्टेंट है, ये वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये पीवाईक्यू आ चुका है काफ़ी बार, तो आपको ऐसे कोट्स याद रखने हैं, जैसे कि मैकियावेली का फॉक्स और लायन वाला था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक प्रॉपर्टी वाला है, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस में। उस तरीके से हॉब्स का फियर वाला इंपॉर्टेंट है। फियर एंड आई वर बॉर्न ट्विन्स। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब हॉब्स पैदा हुए थे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हॉब्स ऐसी सोसाइटी में पैदा हुए थे जब सिविल वॉर चल रहा था। ठीक है, सिविल वॉर अब ऐसा तो है नहीं कि अब हॉब्स तो छोटा था तो हॉब को इसका कैसे याद है, तो ऐसा नहीं होती सिविल वॉर की आज शुरू हुई है 2-3 दिन बाद खत्म। सिविल वॉर सालों साल चलती है। ठीक है, सिविल वॉर बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे किसी देश में खुद ही आपस में लोग लड़ मर रहे होते हैं। ठीक है, तो सिविल वॉर काफी लंबी चलती है। आपने अमेरिका की अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी कि अमेरिकन स्टेट कैसे बना है, तो अमेरिका भी सिविल वॉर के बाद बना था। ठीक है, तो सिविल वॉर काफी सालों तक चलती है। तो जब हॉब्स थे वो अपनी मदर के पेट में थे, उस टाइम पे उनकी मदर प्रेग्नेंट थी जब सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी। तो हॉब्स उसी ही कैओटिक सिचुएशन में पैदा हुए थे, पड़े बले थे। ठीक है, जब तक लॉग हॉब्स जो है जब तक बड़े हुए, उसने वही सिचुएशन देखी थी सिविल वॉर की। तो इसलिए बोलते हैं कि फियर एंड आई वर बॉर्न ट्विन्स। तो क्योंकि सिविल वॉर की सिचुएशन थी, तो वॉर में तो लोग हमेशा डरे रहते हैं ना, और खुश तो रह नहीं पाते, तो इसलिए बोलता है कि फियर एंड आई वर बॉर्न ट्विन्स। ये हम दोनों जो है जुड़वा भाई हैं, हम दोनों साथ में पैदा हुए थे, यानी कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे साथ फियर भी पैदा हुआ। ठीक है, बहुत ही। तो अभी तक आपको समझ आया मैकियावेली और हॉब्स? हेलो, यस मैम। आपको समझ आए हैं दोनों थिंकर? यस मैम। कोई किसी में परेशानी हो, कोई नई चीज समझ में आई हो? नो मैम। सारा समझ मैम में होगा आया? तो हम आपको मैसेज कर देंगे। हाँ, आपको समझ तो आ जाता है, लेकिन फिर जब मैं पूछती हूँ कि ऐसा पहले किसने बोला था, तब तो याद नहीं आता फिर। यस मैम। हाँ, तो वो पढ़ोगे मैम रिवाइज नहीं कैसे किया है याद? अभी। हाँ, तो वो साथ-साथ करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो हमारे पास कम थिंकर हैं, अभी हमारा स्टार्ट हुआ है। यस। तो अगर आप साथ-साथ नहीं यस कवर मैम। करोगे तो लास्ट में कैसे पढ़ोगे बहुत सारा? क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा भी बहुत सारा दूँगी जो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें समझाने की चीज़ें नहीं होती, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हैं, वो आपको एज़ इट इज़ रटने पड़ेंगे, उनमें कुछ पढ़ा नहीं सकती मैं, है ना? तो ऐसे बहुत सारी एक्स्ट्रा ओके मैम। दूँगी बाद में पढ़ने के लिए, जो आपको रिमेंबर रखनी पड़ेंगी, और रिमेंबर तभी रह पाएगी जब उसको बार-बार रिवाइज़ करोगे। एक ही तरीका है याद करने का, बार-बार रिवाइज़ करना, है ना? तो जितने साथ-साथ थिंकर हो रहे हैं, उनको बार-बार, यस मैम। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम नेक्स्ट थिंकर करेंगे, तो कोशिश करो कि नेक्स्ट थिंकर स्टार्ट करने से पहले अभी तक जितने थिंकर हुए ना, वो सब आपको याद हो। ठीक है? नहीं, अगर कोशिश तो कर सकते हो ना, नहीं होगा तो ओके मैम। कोशिश तो कर सकते हो। अगर यस मैम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोशिश करी, आपने स्टार्ट कर दिया याद करना, अगर आपको 100% याद नहीं हो पा रहा, तो कम से कम 70 टू 80 तो होगा ना, है ना? नेक्स्ट टाइम वो 90 भी हो जाएगा, लेकिन आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैम। आगे प्रेशर बहुत आएगा, आगे यस बहुत मैम। सारा सिलेबस आएगा, तो इकट्ठा आप नहीं कर पाओगे जब तक आपको करंट नहीं याद होगा। ठीक है, 3 महीने आपको बड़े लग रहे हैं, लेकिन मैंने तो पहले तैयारी करी है, और मैंने जब अपना एंट्रेंस दिया था उस टाइम मैंने 1 साल पढ़ा था पहले, है ना? क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन था, तो मुझे बहुत टाइम मिल गया था पढ़ने के लिए। तो मुझे तो आज वो 1 साल भी छोटा लगता है, क्योंकि उस 1 साल ने ही मुझे इतना टाइम दिया कि मैं सारी चीज़ों को समझ पाई और बार-बार रिवाइज़ कर पाई। तो आप ये सोचो कि आपके लिए 3 महीने बहुत कम है। 3 महीने आपके कैसे निकल जाएँगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा एग्ज़ाम कब आ गया। ठीक है? तो प्लीज़ साथ-साथ रिवाइज़ करो, क्योंकि अगर आपका एडमिशन नहीं होगा तो मुझे बहुत दुःख होगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके साथ। तो आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी, ओके अगर मैम। मैं कर रही हूँ एडमिशन, आपको चाहिए, मुझे तो चाहिए नहीं, है ना? मेरी फीस तो मेरे यस पास मैम। ऑलरेडी आती है, तो मैं चाहती तो मैं कैसे ऊपर-ऊपर से पढ़ा के भी आपको जा सकती हूँ जितनी पेपर में आएगा, है ना? लेकिन वो यस मैम। करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि याद आपको तभी रहता है जब आपको पूरी स्टोरी पता होगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल